हाँ जी, good morning all of you बच्चा पार्टी and today we are going to start the chapter. That chapter is current electricity. देखो बच्चा, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने वाला हूँ और करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि इन दोनों चैप्टर्स के मिक्स करके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट 16 मार्क्स के आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर से हम ए टू जेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और इनके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। इनके हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। यानी कि इन दोनों चैप्टर से हम कंप्लीट जो आपके सीबीएसई में आया है और कंप्लीट एनसीईआरटी हम यहाँ पे करेंगे बेटा। तो बच्चों स्टार्ट करता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है ऐश, अब बताओ बेटा सही आ रही है आवाज? देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि आज जो मैं चैप्टर लेके चला हूं दैट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैट में जो बातें आप पढ़ के आए हैं, अगर मैं बात करूं स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैट की, तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब था स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि दिस इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब था कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है ना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बात है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात है चार्जेस इन मोशन की, कि यहां पे चार्ज मोशन में होंगे। वहां पे चार्ज किस में थे? रेस्ट में थे। और रेस्ट में जब चार्ज थे तो उन्होंने आपको क्या क्या प्रॉपर्टी बताई अपनी, वो प्रॉपर्टीज आप हमेशा ध्यान रखें बेटा। कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तब वो क्या करता है? फोर्स लगाता है किस पे? किसी अनदर चार्ज पार्टिकल पे। अब फोर्स किसकी हेल्प से लगाता है? अपने फील्ड की हेल्प से लगाता है। हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी किया, हमने वहां पे पोटेंशियल भी किया, हमने वहां पे कैपेसिटेंस का काम भी किया, फ्लक्स का भी काम किया। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो चार्जेस एट रेस्ट की जो जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ ली। आज हमने क्या किया कि चार्जेस को मूव किया, चार्जेस की मूवमेंट देखी। मोमेंट जब हमने देखी तो हमने कहा कि अगर चार्ज मूव करेगा देन इट विल कंस्टिट्यूट ए करंट दैट I इज इक्वल टू Q बाय टी। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या जनरेट करता है? अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो हो तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट करता है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? करंट। करंट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, करंट क्या है? एक एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि जब चार्ज मूव करेगा तो वो एक एनर्जी की फॉर्म क्या करता है? पैदा करता है, इंड्यूस करता है। दैट फॉर्म इज इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं आप उसको। तो वो एनर्जी को का नाम क्या लिखा हमने? करंट। दैट करंट और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो होने के कारण जो एनर्जी इंड्यूस हुई दैट इज द करंट। सिंपल भाषा में करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट की यूनिट सबसे पहले हमें दी थी, आपको भी पता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें किसने दिया था? एम्पियर ने। तो हमने उन्हीं के नाम पे करंट की यूनिट का नाम रखा है। हमने क्या रखा है वो खुद ही रख के चला गया होगा। ठीक है ना, एम्पियर। एंड दैट एम्पियर मस्ट बी, चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम और टाइम की यूनिट होती है बच्चा सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, यानी कि एम्पियर इज द कूलम पर सेकंड। मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी यूनिवर्स की फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट में आता है कौन? करंट। करंट हमारी नेचर की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स का एक हिस्सा है। ये बात आप हमेशा याद रखिए बच्चा लोग। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि करंट हमारी यूनिवर्स की बेसिक और फंडामेंटल यूनिट का एक हिस्सा है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ठीक है ना। अब देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि करंट कंस्टिट्यूट कब होता है? जब चार्जेस का फ्लो।
तो चार्जेस तो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता है ना, जब आप सॉलिड के साथ डील करते हो ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ही बात आता है, इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र होता है, कहीं पे भी प्रोटॉन का जिक्र नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन को ये माना गया कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना गया है। हालांकि हम जब मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे न्यूक्लियस की मोमेंट भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनिशियली हम जो काम करते हैं वो सारा लगभग इलेक्ट्रॉन पे बेस होकर करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम सॉलिड में जाएं और सॉलिड में हम कंडक्टर्स में चले जाएं, तो कंडक्टर्स में स्पेशली जिक्र होता है इलेक्ट्रॉन का, और वही डिसाइड करता है किसी की स्टेट को कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने या वैलेंस सेल में कितने हैं। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, पेयरिंग, बॉन्डिंग सब कुछ होती है इलेक्ट्रॉन के साथ ही होती है। जितना भी शेयरिंग का काम है, पेयरिंग का काम है, बॉन्डिंग का काम है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे। यानी यहाँ पे जो मोमेंट होगी, जो चार्ज पार्टिकल आप बोल रहे हो ना, चार्ज की मूवमेंट या चार्ज का फ्लो, कहीं ना कहीं आप मेरे को कह रहे हो कि सर जी इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दो, ठीक है। और मैंने आपकी बात मानी और मैंने ये कंडक्टर लिया, ठीक है। ये देखो मैंने एक कंडक्टर लिया इस तरह का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए के बराबर, जिसकी लेंथ थी एल के बराबर। ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना। ये देखो बच्चा, ये कंडक्टर ले, अब कंडक्टर है तो 100% श्योर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे इसके पास, ठीक है। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लूजली बाउंड टू एटॉमिक न्यूक्लियस। जो इसके एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं का नाम आप क्या लिखते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये बोलते हो जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो। लेकिन कंडक्टर्स के केस में ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसकी इनिशियल एजिटेशंस देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, कोई 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 यहां मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उनका जो मोशन है वो कोई भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी नहीं बता सकते, ठीक है। ये देख लो आप, ये सारे के सारे इधर उधर इधर उधर देख लो कैसे कैसे मूवमेंट है इनकी, है ना। देखो देखो बच्चों, ये देखो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। ये देखो कोई किधर ही भाग रहा है, कोई किधर ही भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो मोशन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मोशन नहीं है। यानी कि उनकी अगर मैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालना चाहूं, यानी कि यहाँ पे मैं अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है बच्चा? 0। मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी यू एवरेज हमारे पास है 0। अब हमने क्या करना है? अब हमने एक बैटरी लगा देनी है। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? धक्का। धक्के से क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते ही क्या होता है? उनकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और वो किस फॉर्म में अपीयर होती है? करंट की फॉर्म में अपीयर होती है। सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब आपने क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहां पे। ये देखिए आप बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए बच्चा कि आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का ये प्लस एंड और ये माइनस एंड, ठीक है। और माइनस एंड आपने कंडक्टर के ए एंड से जोड़ दिया। ये आपके पास ए बी एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास ए के इक्वल है, और इसकी लेंथ जो है एल के इक्वल है। ये प्लस एंड बैटरी का, ये माइनस एंड, और पोटेंशियल आपने दिया वी। पोटेंशियल का मतलब धक्का। ये नेगेटिव नेगेटिव को धक्का मारेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ड्रिफ्ट, अब यहाँ पे क्या होगा? आपका पार्टिकल में ड्रिफ्टिंग होगी। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लीजिए इस पार्टिकल के लिए, देखो ये पार्टिकल था ना, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये घूम के ऐसे, और किसकी डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे। लेकिन हो सकता है कि जब ये घूम रहा हो, मान लो कि ये यहाँ बैठा था, ठीक है, और ये घूमना शुरू किया इसने, तो इसके साथ टक्कर हुई इसकी, तो इसको ये एनर्जी दे देगा, और ये खुद ऐसे बैठ जाएगा बेचारा, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल जैसे एनर्जी मिली, वो हो सकता है ऐसे चला जाए, है ना। हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिले कि पार्टिकल
इन सभी को क्रॉस करता हुआ मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पार्टिकल आपका यहां तक चला जाए, यहां से मूवमेंट हो गए, मतलब नेगेटिव एंड से लेकर वो पॉजिटिव एंड तक भी जा सकता है अगर आपने धक्का जोर से मारा है तो। लेकिन ये ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता, ये पार्टिकल इन्हीं पार्टिकल के साथ कोलाइड करके यही रुक जाता है। लेकिन ये पार्टिकल रिजल्टेंट क्या बना लेते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। जैसे कि मान लो ये पार्टिकल हमने बनाया, ये पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करके उसे थोड़ा बहुत सीधा कर देगा, ये थोड़ा बहुत उसे और फिर सीधा कर देगा, ये थोड़ा बहुत इन दोनों को सीधा कर देगा। इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़े बहुत चले हैं, इसके कारण थोड़ा बहुत करंट बन जाता है। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, और करंट क्या हो जाता है, मूवमेंट तेज होने का मतलब एनर्जी ज्यादा बनने लगती है। ठीक है, तो अब मैं जो आर्टिकल आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट आर्टिकल इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है, देखो इसका पहला वर्ड ही आपको समझा देता है कि मैं कौन हूं। ये कहता है कि ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब तो आप समझते हैं, मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हो, 100% श्योर है आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, है ना, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा रखे हैं आपको, ये कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन कैन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन कैन ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब है अपनी जगह को बदलना, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, हाँ जी, हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। अब आप देखो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जी इस डायरेक्शन, लगाया ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आप किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो फोर्स कितना हो गया, माइनस ई इंटू ई। दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर पार्टिकल हमारा मासिव है, then it will accelerate with acceleration is equal to, I have considered a, mass of the particle is m. If I equate these two, then I will get the value of acceleration, ma, that is equal to minus of e into e. So acceleration comes out to be minus of e into e by, and this is the value of acceleration. ये वो acceleration है जिससे हमारा पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, जिससे हमारा पार्टिकल क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेट हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल क्या थी उसकी, 0 थी। तो आप इक्वेशन यूज कर लो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो बच्चा, v इज इक्वल टू u प्लस at। आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v के नीचे लिख दो d, u आप एवरेज देख लो, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आपके पास है, टाइम t की जगह पे टो लिख दो। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो vd इज इक्वल टू u एवरेज आपकी 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास है माइनस e इंटू ई बाय m, और इंटू दिस टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। तो vd के लिए फॉर्मूला बन चुका है, दैट फॉर्मूला इज माइनस ऑफ e इंटू ई बाय m और इंटू रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि vd इज इक्वल टू माइनस ऑफ, आपके पास आया e इंटू ई। इसका माइनस का क्या मतलब है, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि vd और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, हमने नहीं यूज किया, वैसे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपने आप से आई है वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमने t को टॉ के इक्वल लिखा, पिछले चैप्टर में तो टॉर्क था ना,
यहाँ पे तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये बात याद रखना। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब होता है? ये वो टाइम है जिसके लिए पार्टिकल रिलैक्स है, टाइम फॉर विच पार्टिकल इज रिलैक्स, फॉर विच पार्टिकल इज रिलैक्स, पार्टिकल इज रिलैक्स। अब रिलैक्स कब तक है पार्टिकल? मान लीजिए आपके पास ये एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ये एक पार्टिकल है, और इस पे दूसरा पार्टिकल आगे स्ट्राइक किया, क्योंकि कभी भी ऐसा तो होगा नहीं पार्टिकल आराम से बैठा रह जाएगा, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर मूवमेंट जरूर शो करेगा, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर मूवमेंट जरूर शो करेगा। अब मान लो कि वो दूसरा पार्टिकल उस पर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करके वो दूसरे पार्टिकल से जाके टकराएगा, कि ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जैसे ही इस पे स्ट्राइक हुआ, ये दूसरे पार्टिकल के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। अब देखो ये रास्ते में रिलैक्स है ना। अब यहां तक वो रिलैक्स है, अब यहाँ पे आया वो, और आगे एक पार्टिकल और बैठा मिल गया। अब एक बात आप हमेशा याद रखना बच्चा, जब पार्टिकल के साथ कोलिजन हुआ, जब ये चल के दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करने को जाएगा ना, तो उन दोनों के बीच का जो पाथ रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा, हमेशा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। अब देखो यहां से लेकर और यहां तक क्या उसका किसी के साथ कोलिजन हुआ? नहीं। यानी कि इस टाइम में आपका पार्टिकल, केवल इस टाइम में आपका ये पार्टिकल रिलैक्स है, इसी टाइम में पार्टिकल आपका रिलैक्स है। ये वो टाइम है जिसका नाम हमने लिखा है रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे कोलिजन कितने हुए हैं? दो लगातार, दो लगातार, मतलब एक कोलिजन यहाँ पे हो गया और दूसरा कोलिजन उसका यहाँ पे हो गया, तो दो लगातार कोलिजन में लगने वाला टाइम भी क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। या आप इसको ये बोल सकते हैं कि टाइम एलेप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव मतलब लगातार कोलिजन। ये आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि टाइम elapsed between two successive collisions, successive collisions is nothing but equal to relaxation time। ये भी क्या कहलाएगा? relaxation time कहलाएगा। time elapsed between two successive collision, that is also called as relaxation time। ये भी relaxation time कहलाएगा। अब देखो बच्चा, हमने फॉर्मूला क्या बनाया? हमने फॉर्मूला बनाया Vd इज इक्वल टू माइनस, माइनस का भी मैं बता देता हूं। इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन हेयर क्या शो करता है? ये शोज दैट, क्या शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are opposite to each other, opposite to each other, टू अपोजिट टू ईच अदर। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो करता है कि वीडी और ई की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है एक दूसरे से, यानी कि उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे से क्या है बेटा? अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है ये। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मेरे को फटाफट से बताइए। बोलो बच्चों, अगर डाउट है किसी को तो फटाफट से बता दो भाई बच्चा। हाँ जी बेटा, मैसेज करो मुझे, किसी को डाउट है तो। क्लियर है गुरलीन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताओ बच्चा, फटाफट से बताते जाओ, और तब तक जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट करते जाओ। गुरलीन, सैनी क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमृतपाल ऑल क्लियर सर, क्लियर। अच्छा, इसके नोट्स किस किस बच्चे को नहीं मिले प्लीज अपने ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना, और इनका प्रिंट निकाल लेना नोट्स का, और उन्हीं नोट्स से आपको कवर करना है इसकी थ्योरी। इसके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के और सीबीएसई में आए हुए लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल मैं आपको लगातार करवाता जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना इस बात की। ठीक है, कि सीबीएसई में आए हुए न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं आपको करवाता जाऊंगा।
एक बार m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू e बाय m समझा दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो बच्चा मेरी बात सुनो। देखो बच्चों यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस, F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ से F इज इक्वल टू बन जाता है Q इंटू E। अब आप चार्ज किसके ऊपर लेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस E। तो मैंने यहाँ पे कितना चार्ज ले लिया? माइनस E। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है ना, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल है। मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेट तो होता है ना, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना बच्चा लोग फोर्स। तो फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी फोर्स ये भी फोर्स। तो ma शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू ई। तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू ई बाय n। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करते ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v के लिए, एंड दैट वेलोसिटी इज velocity associated with electrons, so that is named as drift velocity. So that is named as drift velocity. This is all about the concept of drift velocity. ये concept था बच्चा drift velocity का। Now we will perform the article. That article is the relation between current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. देखो बच्चा लोग हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो कैसे हम परफॉर्म करेंगे इस आर्टिकल को। हमारे पास आर्टिकल बन के आया अभी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो हमारा आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज आवर आर्टिकल। ठीक है, जिसके साथ हमें डील करना है, जिसके साथ हमें अब डील करना है। मैं आपको बता दूं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला बन के आएगा आपके सामने। ठीक है, और वो फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन के बाहर निकल के आना है I इज इक्वल टू NEAVD। मैंने फाइनल रिजल्ट बता दिया बच्चा लोग आपको कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें I जो रहेगा वो करंट रहेगा एंड नंबर डेंसिटी रहेगा। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे I stands for current that is flowing through a conductor, N be the number density। नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। E आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। A area of cross section of conductor, area of cross section of conductor, और Vd का मतलब आपको पता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है जिसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो बच्चा हमने क्या कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है जी, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है जी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, मान लिया आपने ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपके पास है 1 मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, हो गया, ठीक है जी। अब देखो बच्चा हमने यहां से मान लिया, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहां से ये हमने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास कंडक्टर था जी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए मान लिया बच्चा, इसका लेंथ हमने एल मान लिया, और हमने यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया इसके जो एंड्स है ना उनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी की हेल्प से। कैसे? ये देखो ऐसे एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ पे इस एंड के साथ और यहाँ पे इस एंड के साथ। यहाँ पे मान लीजिए आपने पॉजिटिव पोटेंशियल रखा,
यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव और यहाँ पे मान लीजिए आपने नेगेटिव। आपने मान लीजिए पोटेंशियल दिया V के बराबर, ठीक है ना, पोटेंशियल आपने अप्लाई किया V के बराबर, कोई बात नहीं। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव अप्लाइड, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे करंट कितना बनेगा, आप कहोगे सर करंट तो आपने अभी भी स्टार्टिंग में बताया था I मस्ट बी इक्वल टू Q बाय T, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल Q इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है, इसकी लेंथ L के बराबर है। कैसे आप काम करोगे, नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेके। कैसे नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लोगे, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, यानी कि स्मॉल n का वैल्यू कितना आया, कैपिटल N डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से कैपिटल N का वैल्यू बना स्मॉल n इनटू एरिया इनटू लेंथ। कैपिटल N का वैल्यू उठा के यहां पटक दो तो आपके पास I इज इक्वल टू बन गया बच्चा लोग कितना, कैपिटल N का वैल्यू स्मॉल n इनटू एरिया इनटू लेंथ इनटू E डिवाइड बाय T के बराबर। अब बताओ आप मेरे को, आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो यहां से अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट आता है ना। ठीक है, अगर मेरे को टाइम ही चाहिए तो अकेला टाइम ही चाहिए तो टाइम होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ टाइम t की वैल्यू आप मेरे को बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर सकता है पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा। पार्टिकल यहां से चला हुआ पार्टिकल लेंथ l के इक्वल ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट l हो सकता है। और वेलोसिटी को हमने क्या कहा है बच्चा, वेलोसिटी को हमने कहा है कि ये वेलोसिटी कैसी है, इस वेलोसिटी का क्या नाम रखा है हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L अपॉन Vd, T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। तो वैल्यू रखो I इज इक्वल टू N इंटू A इंटू L इंटू E डिवाइड बाई T की वैल्यू L अपॉन Vd। तो ये Vd L से L गया तो I इज इक्वल टू क्या बना, I इज इक्वल टू बना NEA Vd। I इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चा, NEA Vd। I इज इक्वल टू NEA Vd। ये है आपका रिलेशन किस किस के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इसको नोट कर लीजिए बच्चा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है I इज इक्वल टू NEA Vd। यहाँ पे एक बात हम और भी कर सकते हैं कि हमने लिखा I इज इक्वल टू NEA Vd। अब करंट को एरिया से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एरिया इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में आ जाएगा। NEVD करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू NEVD। करंट पर यूनिट एरिया दैट इज नथिंग बट इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, I बाई ए। I बाई ए किसके इक्वल आया, NEVD के इक्वल। I बाई ए को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। तो J इज इक्वल टू कितना आ गया, NEVD। तो J इज इक्वल टू, J क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई, NEVD। N क्या है, नंबर डेंसिटी। छोटे वाला n है नंबर डेंसिटी, बड़े वाला n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E जहां पे भी लिखा आ जाए उसका क्या मतलब होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर अकेला E लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और V के नीचे D लगाए तो इसका क्या मतलब है, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए यूज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। याद रखेंगे आप इसको, कभी भूलेंगे नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, यानी कि आपके पास J इज इक्वल टू NEVD, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना बच्चा पार्टी, आपके सामने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ चुका है। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, देखो देखो बच्चा, मैं आपको V इज इक्वल टू आई आर के कॉन्सेप्ट तो नहीं कराने वाला, वो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट अब करवाने वाला हूं वो है मैं स्पेशली बात करूंगा रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी की। और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी निकालने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं
रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब मैं कैसे लिखूंगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, देखिए बच्चा, देखो बच्चा, आपने मेरे को कहा कि सर I इज इक्वल टू होता है NEAVD। मैंने आपकी बात मान ली और मैंने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपने मेरे को बताया है, I इज इक्वल टू NEAVD। और आपने मेरे को कहा कि सर VD की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है माइनस ऑफ, VD की वैल्यू जो होगी आपके पास वो होगी माइनस ऑफ, क्या क्या बताया था आपने, तो VD इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू ई बाय M इंटू टो, जिसमें टो जो होता था वो रिलैक्सेशन टाइम होता था बच्चा लोग, टो जो था वो रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभजोत, कोई बात नहीं, ठीक है। VD जो था वो रिलैक्सेशन टाइम था। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो इसका मैग्नीट्यूड सीधा माइनस हटा दो, फिर बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ये आ गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां पुट कर देनी है, पुट कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे जी। अब देखो पुट करते ही हमारे पास I इज इक्वल टू बन जाएगा क्या, NEAVD की वैल्यू बन जाएगी E इंटू ई बाय M इंटू टू, E इंटू ई, तो यानी कि ये बन गया जी NE स्क्वायर A इंटू ई बाय M इंटू टू, बन गया। देखो बच्चा लोग, आप कहाँ डील कर रहे हैं, आपके पास एक कंडक्टर है, ये देखिए, ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L के बराबर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A के बराबर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A के बराबर है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। देख लीजिए बच्चा लोग बड़े ध्यान से, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो A के बराबर है, जिसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है, ठीक है। देखो बच्चा लोग, अब हमने क्या कहा कि इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने क्या कहा मेरे को कि सर हम ना ऐसे इसको एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से, हाँ बेटा, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखो बेटा, हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, ये देखो बच्चा, हमने एक बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, और ये हमने बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल है V, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ऑफर कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफर कर रहा है किसके बराबर, E के बराबर। मान लीजिए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफर कर रहा है, E के बराबर, पोटेंशियल है कितना, V के बराबर, उसकी लेंथ है कितनी, L के बराबर, ठीक है। अब देखो हमने क्या बात बोली कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, अभी अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच ये रिलेशन होता है एज E इज इक्वल टू V बाय L। तो ये V बाय L वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हम लोग, तो V बाय L वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, और इसकी E की वैल्यू V बाय L, तो V बाय L, तो M इंटू L। यहां से मेरे को क्या चाहिए, मैं तो ओम्स लॉ की फॉर्म में आना चाहता हूं, ओम्स लॉ की फॉर्म में मैं आना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना होगा, V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट करना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या फिर आप कह दीजिए कि I बाई V इज इक्वल टू 1 बाय आर, क्योंकि I बाई V बन रहा है यहाँ पे, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, अब मेरा कॉन्सेप्ट है I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू पोटेंशियल इंटू टॉर्क डिवाइड बाय M इंटू एल, डिवाइड बाय M इंटू एल। तो यहां से I बाय V is equal to n e square a into tau upon m into L। If this conductor obeys, अगर ये कंडक्टर ओबे करता है ना, इसका रूल, ओम्स लॉ ओबे करता है, तो I बाई V मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस ना,
I by V must be equal to 1 by R. तो 1 by R is equal to n e square A into tau डिवाइड बाय m into L. रेसिप्रोकल ले लीजिए बच्चा पार्टी, तो रेजिस्टेंस R is equal to m into L अपॉन n e square A into tau. यानी कि यहां से कंक्लूजन निकल के क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मास ऑफ द पार्टिकल, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर डेंसिटी स्मॉल n, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्वल टू ए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टौ, टौ का मतलब है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम. देखो बच्चा, रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब हम टेम्परेचर पे बात करें. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी जरूरत बनती है एल की डिपेंडेंसी की और एरिया की डिपेंडेंसी की. यानी कि इन दो स्पेसिफिक फैक्टर्स को उठाता हूं तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. देखिए कैसे, कि मैंने कहा कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है इस फॉर्मूले से देखने को मिली मेरे को कि R इज इक्वल टू m इंटू एल अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टॉ. इस फॉर्मूले को जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को पता चला कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस किस पे है, मास पे, लेंथ पे, नंबर डेंसिटी ई पे, ए पे, टॉ पे. मास और ई तो कांस्टेंट रहते हैं तो बाकी सारी चीजें वेरिएबल हैं. तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे हुई, लेंथ पे, नंबर डेंसिटी पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और रिलैक्सेशन टाइम पे. इनमें से दो स्पेसिफिक टॉपिक मैं उठा रहा हूं. मैंने क्या उठाया, एक तो रेजिस्टेंस की डायरेक्ट डिपेंडेंसी मैंने उठा ली किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे. और दूसरा मैंने डिपेंडेंसी ली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर दूं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, एल बाय ए के. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट है रो, एल बाय ए. तो रो क्या होगा, रो हो गया आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड known as specific resistance, specific resistance, या आप इसे बोल देते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी. यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई बाहर, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल. ठीक है ना, R A by L. If area of cross section of the conductor is 1 meter square and length is also equal to 1 meter, then rho becomes equal to R. यानी कि specific resistance becomes equal to the resistance offered by the conductor in the situation when area is unit and length is unit for a given conductor. आप ये ऐसे लिखेंगे, फॉर ए गिवन कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर. ये बात आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. अभी अभी आपने आर की वैल्यू क्या निकाली है बताओ, आर की वैल्यू निकाली m इंटू एल अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टो. रेजिस्टिविटी की क्या वैल्यू है, r a बाय l, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a बाय l से मल्टीप्लाई कर दो, a बाय एल से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो a से a कैंसिल, l से l कैंसिल. ठीक है ना, l से l गया तो आपके पास क्या बचा, m अपॉन n e स्क्वायर टो. मैं आपको एक बात बता दूं कि रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टिविटी का. सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं आप इसे कंडक्टिविटी.
देखो बच्चा, फर्स्ट चैप्टर में रो को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए यूज किया गया था। अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है, ये बात याद रखना। सिग्मा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए यूज किया है मैंने, ठीक है, तो आप ये बात याद रखना। सो कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एन ई स्क्वायर इंटू टो बाय एम। वहां पे टो क्या था, टॉर्क, यहाँ पे टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी आपके पास बन के आ चुका है, एन ई स्क्वायर टो बाय एम। अब मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चा ओम, एरिया की यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है बेटा मीटर, तो मीटर से मीटर गया, दिस इज ओम मीटर। फिर सिग्मा की यूनिट क्या होनी चाहिए, सिग्मा इज 1 बाय रो, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय ओम मीटर। ओम का उल्टा क्या होता है, देखो सीधा ही सोच के देखो, ओम का उल्टा MHO और मीटर इनवर्स, MHO मीटर इनवर्स। MHO को साइमन बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, SM-1। आप यहाँ पे इससे भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब आता है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर R एंड V। देखो बहुत इजी है ये बात, आपने 11th में भी करी है, तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, है ना। तो यहाँ पे R का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर बनेगा, V अपॉन I। V क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज और इनटू करंट। तो आपके पास वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम और इनटू करंट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट का l1, और करंट के लिए एम्पियर ए, टाइम के लिए t, आगे फिर करंट उसके लिए एम्पियर ए। अगर आप इनको इकट्ठा करें तो m1 l2 t-2 है ना, एक ऊपर और आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो t-3, और a यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2, ऊपर आएगा तो -2। ये आपका रेजिस्टेंस के लिए आ गया। बच्चा लो, अब रेजिस्टेंस के लिए आपके पास अगर फॉर्मूला आया तो रेजिस्टिविटी के लिए कैसे निकालोगे, हाँ जी, गुरलीन ने मैसेज भी कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेजिस्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी के लिए आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो भाई बच्चा लोग, रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका क्या, रेजिस्टेंस के लिए है M1 L2 T-3 A-2, और एरिया के लिए L2 और लेंथ के लिए L, L से L गया, आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना M1 L3 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, जो बहुत इजी काम है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी काम है, जिसको आप क्लास 11th में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिस कॉन्सेप्ट को क्लास 11th में आपने बहुत बार पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो ये आपने बना दिया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। देखो बच्चा लोग, अब तक हमने जो बातें करी हैं वो बातें करी हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं बातें जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं एक तीसरे फैक्टर की, जिसको मैं इग्नोर करके आया, वो है मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा आर्टिकल रहने वाला है बच्चा पार्टी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरे पास आर्टिकल है मेरा, जिसके साथ मैं अभी डील करने वाला हूं। देखो मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि आर रेजिस्टेंस जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इसके रिलैक्सेशन टाइम के, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रिलैक्सेशन टाइम के। तो इसका मतलब क्या था कि अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज कर दूं, अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज कर दूं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था, यही बात थी ना। अब रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज करने का मतलब क्या था, कि इसको डिक्रीज करने का मतलब था कि नंबर ऑफ कोलिजन्स का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। क्योंकि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, मतलब
ये वो टाइम है जिसके लिए पार्टिकल आपका रिलैक्स है। अगर आपने वो टाइम अगर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया तो यहां इसका मतलब होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स का इंक्रीज हो जाना, मतलब वो रिलैक्स नहीं होगा अब, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स का इंक्रीज हो जाना। अब जब टक्कर बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सो टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपने क्या देखा कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, आपके पास कंक्लूजन निकल के आ गया, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका यूज हम आगे भी कैलकुलेशंस के लिए करेंगे। वो जनरल फॉर्मूला है इसका, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, जिसमें आर टी है आपका रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और R नोट है जिसमें रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर यहां पे 0 माना है। अल्फा है यहां पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं आप इसको, और T जो है वो आप टेम्परेचर डिफरेंस भी मान सकते हैं, इनिशियल और फाइनल, या आप इसको सीधा टेम्परेचर भी लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियल तो 0 है ना, तो फाइनल टेम्परेचर ही हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट शुड बी दैट कैन बी यूज्ड एज डेल्टा टी। अब देखो आप इसी फॉर्मूला को जब न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करते हो तो इस फॉर्मूला का एक अलग रूप देखने को मिलता है। वो अलग रूप है आर टी की जगह आर टू में लिख रहा हूं, आर नोट की जगह आर वन में लिख रहा हूं, 1 प्लस अल्फा इंटू टी, टी की जगह टी टू माइनस टी वन में लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चा। तो यहां पे आर टू क्या है, रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और R1 क्या है भाई, इसी को देख के सोच लिया हुआ आपने, रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, T2 माइनस T1 इज द टेम्परेचर डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा T। ये आप न्यूमेरिकली इसका आप यूज करते हो, न्यूमेरिकल पर्पसेस में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे अच्छे बनेंगे, ठीक है, और सीबीएसई में आए हुए भी इस पे बेस हो गए न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल बड़े ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें। अब देखो बच्चा कि हमारे पास क्या बना कॉन्सेप्ट, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, यही बना ना कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होके हमें थोड़ा सा काम करना है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और एलॉय के लिए, ठीक है, और एलॉय के लिए। अगर मैं काम करूं यहां पे इसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दोनों एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, और लास्ट हम बात करेंगे एलॉय के लिए, ठीक है। तो जिस जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए कैसे मैं बात करूंगा कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। देखो कंडक्टर के केस में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बच्चा, कि अल्फा की वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव होती है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अगर अल्फा को पॉजिटिव मैंने रख दिया तो आर टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस होगा ना, 1 प्लस कुछ भी, थोड़ी बहुत वैल्यू जो भी आएगी, जो भी,
यानी कि एक से बड़ा होके भी एक के बराबर है, तो इसका मतलब कौन है? इसका मतलब है कि आर टी इज ग्रेटर देन आर नॉट। यानी कि आर टी का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा है भाई, बोलो, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि रेजिस्टेंस आर क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो 100% श्योर है रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज। रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होता है? कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी क्या हुई है? डिक्रीज। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखना, आर वर्ड मैं यूज कर रहा हूं इसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और रो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं किसके लिए? रेजिस्टिविटी के लिए, और सिग्मा वर्ड में यूज कर रहा हूं किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बात भी याद रखना। यानी कि कंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कंडक्टर के केस में अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ये हमारे सामने कंक्लूजन आया है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स की, दोनों एक ही कैटेगरी में रखे हैं हमने। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को हमने एक ही कैटेगरी में रखा है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हमने एक ही कैटेगरी में रखा है। देखिए बच्चा, इसके लिए क्या हुआ, लास्ट आर्टिकल है बेटा, 2 मिनट का आर्टिकल और बचा है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है, देखो, इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है बच्चा नेगेटिव। तो आपके पास आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इंटू टी, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू आई, माइनस होगी। ठीक है ना, माइनस होगी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो आपके पास आ गया कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 माइनस, मतलब एक में से कम होगी एक के बराबर। तो इसका मतलब है कि आर नोट इज ग्रेटर देन क्या? आर टी। कि आर नोट किससे बड़ा है बेटा? आर टी से बड़ा है। आर नोट किससे बड़ा है? आर टी से बड़ा है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ है यहाँ पे? डिक्रीज। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी भी क्या हुई है? डिक्रीज। अगर रेजिस्टिविटी हुई है डिक्रीज तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या हुई है? इंक्रीज। यानी कि इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, देन कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और लास्ट है हमारे पास एलओए के लिए। एलओए के लिए देखो बच्चा, एलओए के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, एलओए के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल होती है बेटा। तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस 0, यानी कि इसका मतलब आर टी इज इक्वल टू आर नोट। यानी कि एलओए के केस में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहो, डिक्रीज करते रहो, रेजिस्टेंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एलओए के केस में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कंडक्टिविटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये था आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। इनके नोट्स जिन बच्चों को नहीं मिले हैं, प्लीज एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दें कि सर नोट्स भेज दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुरंत आपको नोट्स मिलेंगे। और अब मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं। ठीक है, हमारे यहाँ पे बैठे हैं आश्रय और आकर्षण वालिया, एस, आकर्षण वालिया, ऐश,
अमृतपाल सिंह, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरलीन सैनी, तीनों गुरलीन है भाई। गुरप्रीत सिंह, इमनंदन प्रीत कौर, जानवी सहोता, किरणदीप कौर 12A वाली गुड़िया, और लवलीन, मनीषा, मनजोत दोनों क्लासेस की हैं, 12A का भी बच्चा है, 12C वाला भी है। और मंजू चौधरी 3 दिन से लगातार क्लास लगा रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मंजू के बाद नवरूप कौर, बहुत ही बढ़िया, प्रभजोत सिंह, साहिल प्रीत सिंह, संदल, तनवीर सिंह, ये बच्चे मेरे पास हैं बेटा। अगर इनमें से कोई बाकी बचता है बच्चा तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, किसी बच्चे की अटेंडेंस रहती है तो बता दीजिए।